हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 21। इससे पहले ऑलरेडी 20 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? ऑप्शंस हैं मूल, तना, पुष्प, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि टेरिडोफाइटा सबसे पुराने संवहन तंत्र युक्त पादप है, जिनका शरीर वायवीय प्ररोह तंत्र तथा भूमिगत जड़ तंत्र में विभेदित होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और इनमें बहुकोशिकीय प्रजनन अंग होते हैं। किनमें? तो ये टेरिडोफाइटा वाले समूह में क्या होते हैं कि बहुकोशिकीय जनन अंग होते हैं। आपको इतना ही ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यौगिक CH3 बॉन्ड CH3 का क्या नाम है? ऑप्शंस है एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CH3 बॉन्ड CH3 का नाम एथेन है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और ब्यूटेन का होता है, इसका संरचना ऐसे बनता है। इसको याद रखने का आसान तरीका, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एच चारों तरफ लिख दे रहे हैं। ये है ब्यूटेन का संरचना, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये है ब्यूटेन। और प्रोपेन का मैथ एथ और ये प्रोप, और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन। ये संरचना है और इसका सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 और CH3। ठीक है, और ये हो गया प्रोपेन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन क्रम या निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? ऑप्शंस हैं रंग बदलना, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि जब कोई भी अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें रंग में बदल जाता है, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। रंग बदलना, अवस्था में परिवर्तन एवं गैस का उत्सर्जन, ये सभी विकल्प हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि रासायनिक संकेतों एवं अनुसूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे CaO है और CO2 जब अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, ये उदाहरण में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शंस है स्वाद में कड़वा, छूने के लिए साबुन, स्वाद में खट्टा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे अधिक छूट गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्षार के बारे में कथन सही नहीं है कि स्वाद खट्टा होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वाद में खट्टा। क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और फिर अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। और क्षार
में तेल और गंधक को घुला लेने की क्षमता होती है। किसमें? क्षार में होती है। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको ये इतने पॉइंट को याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है? ऑप्शंस है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो संघ के जंतु होते हैं वो सामान्यतः समुद्री ही होते हैं और इनके त्वचा पर कट्टिकाएँ पाई जाती हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग चमकते हैं? ऑप्शंस है तरल, ठोस, अर्धठोस, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। कौन सा पदार्थ? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और प्लाज्मा पदार्थ की ये क्या है? चौथी अवस्था है। ये चौथी अवस्था है और यह उच्च तापमान पर पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो ये उच्च तापमान पर पाया जाता है। आपको ये ध्यान में रखनी है, उच्च तापमान पर। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु किस प्रकार से गिरती है? ऑप्शन है एक समान वेग, असमान वेग, एक समान त्वरण, और यहाँ है असमान त्वरण, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सतह पर जहाँ वस्तु का घर्षण नगण्य हो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक समान त्वरण से। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि यदि वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही हो तो वेग समय ग्राफ भी सरल रेखा होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? ऑप्शंस हैं गुणवत्ता, स्वरमान, प्रबलता, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुणवत्ता, स्वरमान, प्रबलता और तीव्रता आदि ध्वनि के गुण हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और आपको तो ये पता ही होगा कि कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होते हैं। सो कंपन ध्वनि की विशेषता नहीं है। ध्वनि की विशेषता कौन नहीं है? कंपन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर एक दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, प्रतिकर्षी बल, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसके कारण ब्रह्मांड के प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस है परागकण, अंडक, केसर, उपरोक्त में से एक से अधिक, यहाँ पे क छूट गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंडक एक परागकोश का हिस्सा नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंडक। और जयांग में अंडक होते हैं। किस में अंडक होते हैं? जयांग में। जयांग में अंडक होते हैं। ठीक है,
अंडप होते हैं। आपको ये ध्यान में रखनी है। और अंडप के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे 3 भाग होते हैं। एक होता है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन है? ऑप्शन है शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्रमार्ग है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मूत्रमार्ग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3 R रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना है। इन तीनों का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ऑप्शन बी है रीयूज, रिसाइकल या रिड्यूस। ऑप्शन सी है रिसाइकल, रिड्यूस या फिर रीयूज। फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3 R रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाता है। इन तीनों का सही क्रम है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रिड्यूस, फिर रीयूज और रिसाइकल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ऑप्शंस है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यह उद्यान उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। और जो वर्ष 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें कौन आहार संतुलित ना होने के कारण होने वाला रोग है? ऑप्शंस हैं हीनता जनित रोग, पायरिया, मुंह का कैंसर, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हीनता जनित रोग आहार संतुलित ना होने के कारण होने वाला रोग है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और पायरिया रोग में मसूड़े कमज़ोर हो जाता है और दांत में तेज दर्द होता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और कैंसर किसे कहते हैं? तो कोशिका में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। और कैंसर का अध्ययन, इसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड NaCl। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम क्लोराइड। और इसे टेबल साल्ट के रूप में भी जाना जाता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शंस है मधु मोम, कार्नोबा मोम,
यहाँ पे ये होना चाहिए था। और है पैराफिन मोम उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पैराफिन मोम पेट्रोलियम मोम है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पैराफिन मोम। और पेट्रोलियम में कितना मोम की मात्रा होती है? 3% मोम की मात्रा होती है। और मधुमोम मधुमक्खी के छत्त से प्राप्त होता है। ये कहाँ से? मधुमक्खी के छत्त से प्राप्त होता है मधुमोम। और कार्नोबा मोम पादप से प्राप्त होता है। ये पादप से प्राप्त होता है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? ऑप्शंस है चीनी, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी होती है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम क्लोराइड। और डिहाइड्रेशन को निर्जलीकरण कहते हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। और निर्जलीकरण तब होता है जब शरीर में पर्याप्त पानी या तरल पदार्थ की कमी होने लगती है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? ऑप्शंस है 30 ग्राम ऊर्जा, फिर 17 केजी ऊर्जा, 9 कैलोरी ऊर्जा, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपको ये याद रखनी है कि वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है और यह जल में अविलय तथा कार्बनिक घोल में विलय होती है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन हैं? ऑप्शंस हैं अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे रेडियो तरंगे हैं, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडियो तरंगे। और रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने 1900 में किया था। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य वो होता है 1 गुना 10 पर पावर -1 माइनस 10 पर पावर 4 मीटर। और इसका उपयोग रेडियो संचार में होता है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है, रेडियो संचार में। ठीक है, और इसका क्या स्रोत है? रेडियो तरंग का स्रोत मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि विद्युत चुम्बकीय दोलन से यह उत्पन्न होता है। ठीक, आप ये अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब उसका रंग क्या होता है? ऑप्शंस हैं लाल, नीला, पीला, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब उसका रंग बैंगनी होता है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, और लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब उसका रंग क्या होता है? बैंगनी हो जाता है। ठीक है, बैंगनी। और लिटमस विलियन का उपयोग विलियन की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को निर्धारित करने के लिए एक संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और लिटमस थैलोफाइटा समूह के लाइकन नामक पौधे से निकाला जाता है। ये कहाँ से? लिटमस यह थैलोफाइटा समूह के
समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। कहाँ से? लाइकेन। आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू।